तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, तो आज की इस वीडियो में जो हम जानेंगे किसी भी इकोनॉमी में आखिरकार रिसेशन, डिप्रेशन और ये सब चीज़ें आती कैसे हैं और इसका एक इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है। आशा करूँगा आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो के लिए भी कुछ समय निकालिए और तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सोचा है कि इसको कुछ पार्ट्स में तोड़ तोड़ के बनाऊं, तो पिछली जो वीडियो थी वो भी इसी के अंदर है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो बात करते हैं रिसेशन और डिप्रेशन की, आखिरकार ये क्या है। तो जैसे हम सुनते हैं कि अभी हमने हाल ही में सुना कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा रिसेशन में आ रही है। तो ऐसा ही क्यों, कि यानी कि रिसेशन और डिप्रेशन में आखिरकार डिफरेंस क्या है। तो हम डिप्रेशन कह रहे हैं, जैसे जिम्बाब्वे की इकोनॉमी थी कुछ समय पहले, तो उन्हें कहा जाता कि वो डिप्रेस्ड हो चुकी है। या अभी हम हाल ही में बात करें वियतनाम की, तो उन्हें भी जो है वो कहा जाता था कि वो डिप्रेस हो गई है। इसके बीच डिफरेंस क्या है रिसेशन और डिप्रेशन के बीच। तो अगर यदि देखा जाए रिसेशन यानी कि किसी एक देश की यदि इकोनॉमी जो फ्लक्चुएट हमेशा करती रहती है, कुछ साल ऊपर कुछ साल नीचे, पर यदि देखा जाए कुछ लगातार 3-4 सालों तक यदि इकोनॉमी गिरती चली जाए तो उसे हम क्या कहने लग जाएंगे, रिसेशन। इसे क्या कहा जाता है, क्वार्टर्स के बीच, यानी 1 या 2 क्वार्टर में यदि देखा जाए तो इकोनॉमी जो है लगातार जो है गिर रही है, तो इसे जो हम कहेंगे रिसेशन। और यदि लंबे क्वार्टर्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल 4-5 साल या 6-7 साल के लिए किसी एक देश की इकोनॉमी लगातार जो है वो डाउनवर्ड आ रही है, तो उसे कहा जाएगा डिप्रेशन। तो एक जो प्रश्न इसके बाद आप सभी के दिमाग में जो है वो आएगा वो ये है कि क्या हमारे देश आज की स्थिति में कैसा है। तो हमारे देश में तो फिलहाल रिसेशन या डिप्रेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमारा देश अच्छे से जो है ग्रो कर रहा है, हमारा देश 5th इकोनॉमी भी बन गया है। पर हमारा देश में अभी भी 5th इकोनॉमी बनने के बाद, जीडीपी की इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बाद, फिर भी जो है अभी भी 65% पॉपुलेशन या इतनी ज्यादा गरीबी आखिरकार है तो है। पर क्यों? इकोनॉमी, जीडीपी तो हमें कुछ और बता रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमें कुछ और बता रहा है कि हमारे देश में जो है बहुत सी अच्छी चीजें हो रही होंगी, पर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ऐसा क्यों नहीं दिख रहा हमें। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारे कंट्री में जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि अभी भी हमारी कंट्री में लगभग 65% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ हमारी जीडीपी में सिर्फ 15% ही योगदान देता है। यानी कि जब हमारे देश की 65% पॉपुलेशन सिर्फ 15% इकोनॉमी में योगदान दे रही है, तो जो बची हुई 35% पॉपुलेशन वो जो है 85% को कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि डिफरेंस साफ है कि 65 इतना लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ छोटी सी इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, और इतना स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहा है इकोनॉमी में। तो इसी कारण से जो है हमारा जो जीडीपी कुछ और बताती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ और बताती है, पर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये उतनी हकीकत लगती नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जीडीपी फिर सही मेथड है? क्या ये जीडीपी जो है ये सही मेथड है किसी भी चीज को देखने का? क्या मतलब देश में क्या ग्रोथ हो रही है, क्या ये सही मेथड है? तो यदि देखा जाए तो एक जनरलाइज वे में या एक लार्ज नंबर के तौर पे देखा जाए तो जी हाँ ये सही है। जैसे कि अभी हम कह रहे हैं कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है पर गरीबी उतनी ही है। इससे क्या है कि धीरे धीरे जो है ये चीज़ें कम हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हो रही। इकोनॉमी बूस्टअप भी आ रहा है और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में वो दूसरे सेक्टर्स में भी जा रही है। तो हम बिल्कुल ये चीज़ नहीं कह सकते कि जीडीपी गलत मेथड है, जीडीपी सही मेथड है। पर जो समय है, समय जो है इसमें अधिक लग रहा है इकोनॉमी को बूस्टअप करने में। और जैसे हमने बताया कि हर एक देश जो है नॉमिनल जीडीपी ही मेजर करता है, यानी कि कुछ हद तक जो है इसमें इन्फ्लेटेड जीडीपी ही होती है। यानी कि जितना ग्रोथ हमें नज़र आता है प्रैक्टिकली उतना ग्रोथ होता नहीं है, पर कंट्रीज़ क्या है कंपैरिजन के लिए जो है ये चीज़ें अपना लेती हैं, जिस कारण से जो है उनके देश के लोगों के अंदर, जैसे हम लोगों के अंदर जो है एक अच्छी भावना रहे कि नहीं यार हमारा देश जो है अच्छा कर रहा है। जस्ट एक सेंस ऑफ प्राइड जो दिखाने के लिए, लोगों के लिए खुद की अचीवमेंट बताने के लिए जो गवर्नमेंट है ये एक ऐसे मेथड अपना लेती हैं। खैर ये सब हमारे समझने की चीज़ नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम की ओर।
तो यदि देखा जाए कि जीडीपी ग्रोथ हो रही है और पर कैपिटा इनकम जो है हमारे देश के नागरिकों की वो लगातार उस स्थिरता को हासिल नहीं कर पा रही है जितनी की जीडीपी में ग्रोथ है, यानी कि जीडीपी कुछ और बता रही है, पर कैपिटा इनकम कुछ और बता रही है। तो इससे क्या दिक्कत है? जैसे 2024 की माने 2020 की माने जो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम थी वो लोएस्ट पे थी 2019 के मुकाबले भी। वो खैर वो सभी को पता है उस दौरान कोविड-19 भी था, जिस कारण से जो है इसमें डिक्रीज जो है स्वाभाविक था। और इसके बाद 2024 तक अब तक जो है ये सस्टेनली ग्रोथ हुई है, इसमें दो राय नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है, पर उसका बेनिफिट जो है वो लार्ज अमाउंट तक नहीं पहुंच पा रहा है। यानी कि ग्रोथ हो रही है, कुछ हद तक हो रही है, कुछ अमाउंट में हो रही है, पर सब तक उसका लाभ नहीं पहुंच रहा। जिस कारण से देखा जाए तो 2020 में जो पॉवर्टी लाइन थी वो 10% थी और 2024 में जो है ये 15% हो गया। यानी कि पॉवर्टी लाइन में जो है लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। और लिटरेसी रेट को देखा जाए तो उसका तो लगातार जो है बढ़ा ही जा रहा है। यानी कि किसी भी देश में एक डेवलपिंग टू डेवलप्ड फेज में यदि जाना है तो उसके लिए एजुकेशन जो है और एक लिटरेसी रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि जैसे जैसे हमारी जो पर कैपिटा इनकम कुछ हद तक जो कहा जाए तो बढ़ भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रही, पर फिर भी जो है पॉवर्टी लाइन भी बढ़ रही है साथ ही साथ। यानी कि जो लोग जो है पहले सुदृढ़ थे यानी कि जो फाइनेंशियली उस समय ठीक थे, वो जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहे हैं। यानी कि कुछ लोग सही भी कर रहे हैं और कुछ लोग उससे नीचे भी जा रहे हैं। इसमें ये आखिरकार ये हो क्यों रहा है? कुछ मेन रीजंस यदि बताया जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे सामने आ रही है वो तो यही है कि डिफेंस में जो है वो खर्च हमारे देश में ज़्यादा है। ये किसी से भी नहीं छुपा। कोई एक डेवलप्ड नेशन है उसके लिए इतना बड़ा खर्च सिर्फ एक सेक्टर पे कर देना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और हेल्थ केयर और एजुकेशन पे इतना ध्यान ना दे पाना इसका एक बड़ा रीज़न है। एग्जाम्पल के तौर पे कई नेशंस हैं जो डेवलप्ड हैं और उनका डिफेंस में इतना योगदान नहीं है, पर हेल्थ केयर और एजुकेशन उनका बेस्ट है। तो उन देशों से जो है हमें सीखना चाहिए। पर ये एक दूसरा पहलू भी हो सकता है कि यदि हम अपने डिफेंस को मजबूत ना करें तो हमारे जो नेबर्स हैं शायद वो इसका गलत फ़ायदा उठा लें। तो भारत की जो नैया है वो दोनों साइड से घिरी हुई है। दोनों साइड से क्या कहूँ, चारों साइड से घिरी हुई है। भारत की जो नैया है उसकी जो खबैया है वो खुद ही पार करनी है और डिफेंस के साथ ही करनी है। और एजुकेशन और हेल्थ केयर उस नैया के दो चाबुक हैं जो साथ साथ में ही चलने चाहिए, पर डिफेंस उस पे जो है सबसे ऊपर जो है वो रखा जा रहा है अभी। तो आशा करेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान जो है इस पे आने वाले भविष्य में रहेगा। इससे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है हमारे भारत में एजुकेशन और हेल्थ केयर पे कम खर्च करने के कारण। और जितना खर्च कर दिया जाता है वो शायद पहुंचता ही नहीं है। इसलिए जो एक ट्रिकल डाउन थ्योरी भी है जो कहती है कि जितना ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी बढ़ेगी। पर ऐसा जनरलाइज वे में हमारे देश में तो ये एप्लीकेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो देश के नागरिकों की होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो रही। इसी से जो है हमें जो है मेथड्स भी मिले हैं, जैसे हमने पहले भी बात की थी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। तो इन मेथड्स को कैलकुलेट किया जाता है। इन सभी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए जो है इस थ्योरी ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन चीज़ पे ध्यान दिया जाता है, इक्विटी पे, सस्टेनेबिलिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे और एम्पावरमेंट पे। इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन सभी की जो है वो कैलकुलेशन की जाती है। इन जनरल हमें बस इतना पता होना चाहिए किस तरीके से होती है, हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, यानी HDI। हम आमतौर पे ये रिपोर्ट्स देखते रहते हैं कि ये HDI जो है आ गया और इसमें भारत की पोजीशन 130 है, 140 है, 160 देशों में, 190 देशों में, इस तरीके की सिचुएशन हमेशा रहती ही है। तो आखिरकार इसे मेज़र कैसे किया जाता है, इसको मेज़र करने के तरीके क्या हैं, तो आइए इन पे बात करते हैं। सबसे पहला इसका मेथड में मेज़र करने का जो मेजर एक
डोमेन है वो है इक्विटी एंड प्रोडक्टिविटी। किसी भी देश के सिटीजन्स की इक्विटी और प्रोडक्टिविटी पे जो है HDI का मेन फोकस रहता है। इससे प्रश्न, इसमें क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं इंडिविजुअल से कि आपका जो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें जो मेजरली जो है वो डिनोट की जाती हैं, वो है एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ। यदि हम देखें और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, हमारी कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले काफ़ी लो है। इस कारण से हमारी रैंक पीछे हो जाती है। एजुकेशन है, इसमें भी जो है बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में वो पीछे हो जाती है। हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, इस कारण से भी जो है पूरे देश की जनता को फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना बहुत बड़ा टास्क रहता है, बहुत बड़ा टास्क रहता है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और साथ ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन को संभालना और बहुत मुश्किल कार्य रहता ही है। तो इस कारण से जो है भारत जो जीडीपी नहीं, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है काफ़ी हद तक पीछे रहता है। ये लाजमी भी है, पर कोशिश की जानी चाहिए इसमें कि आगे बढ़े, और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में जो है कुछ ना कुछ जो योगदान हम अवश्य दें अपनी ओर से। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, कि किस तरीके से जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कैलकुलेट किया जाता है। यदि देखें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, HDI के अकॉर्डिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पीपल, जो वहाँ पे रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। यदि उनकी सबसे पहले माना गया कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग खुश होंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्टार्टिंग में जो क्या हुआ था, उस समय उनको जो है सेम रैंक्स जो है वो दी जाती थी। पर जब किसी एक आदमी ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि एक बार हम पूछ तो लें, क्या उनसे चर्चा करें एक बार कि किस तरीके, क्या उन्हें सही में भी जो देश डेवलप्ड हैं HDI के अकॉर्डिंग, क्या सही में वो हैप्पी भी हैं? क्या डेवलपमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस? यह चीज़ जो है पूछी जानी चाहिए थी। और जब पता चला या जब इसकी कैलकुलेशन की गई एक बार, तो उस दौरान जो है सब हैरत अंगेज रह गए, जिस कारण से जो है इसकी शुरुआत की गई। अब हैप्पीनेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस किस चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, वो है एथिक्स, और साथ ही साथ रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म और कल्चरल वैल्यूज़। और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अब इन पर आते हैं। उस समय जो है इसके कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें आई कि कैलकुलेट आखिरकार किया कैसे जाए। पर हमारा पड़ोसी देश भूटान 1970 से ये सब कैलकुलेट कर रहा था, जहां 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्टें आई, और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके बारे में बाद में चर्चा जो की गई। जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, वो तो पहले ही इन दोनों चीज़ों को एक साथ ही पब्लिश कर रहा था, यानी कि 1970 यानी 30 साल पहले ही भूटान ने एक मेजर अपना लिया था, जिसको पूरी दुनिया 2012 में पब्लिश की। यानी कि भूटान जो है 30-32 साल आगे चल रहा था उस समय पे। तो उस कारण से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बाद जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बारी आई, तो उस दौरान भूटान से जो है काफ़ी इंस्पिरेशन ली गई, और भूटान के जो स्ट्रक्चर था और जिस तरीके से भूटान फोकस हमेशा करता था अपने सिटीजन्स की डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी हैप्पीनेस पर भी, और फिर जो उनके पैरामीटर्स हैं उन्हें डिसाइड किया गया कि किस तरीके से जो है उसे जो है कैलकुलेट किया जाए। और उन्होंने जो उस टाइम पे जो 1970s के दौरान पर जो वो लोग इसका मेथड का यूज़ करते थे, वो था हाई पर कैपिटा, गुड गवर्नेंस, कल्चरल रेलेवेंस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। उस टाइम पे जो है भूटान ने इन पैरामीटर्स का यूज़ किया था अपनी कैलकुलेशंस के लिए, अपने साथ ही साथ जो उनकी डेवलपमेंट के साथ साथ वो हैप्पीनेस का भी ध्यान देते थे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में पब्लिश किया गया, और जो 1972 में था, और भूटान ने GNH जो उनका अपना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स था, उसका उनका अपना था, उन्होंने 1972 में किया।
और 2012 में जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश हुई। इनका जो पैरामीटर्स थे वो 9 मेन पैरामीटर्स थे, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जैसे कि क्या आप खुश हैं, क्या आपको गुस्सा आता है, और भी ऐसे कई सारे प्रश्न जैसे पूछे जाते थे। प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पर 2-3 प्रश्न जो है मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या आप अपनी लाइफ को किस तरीके से रेट करते हैं, या ऐसा क्वेश्चन भी होता था कि जिस तरीके का आप जीवन जीना चाहते थे क्या आप वैसा ही जीवन जी रहे हैं। एक और क्वेश्चन कि क्या जो है आप खुश भी हैं अपने इस वाले जीवन से या नहीं। इस तरीके जो प्रश्न थे वो पूछे जाते थे। साथ ही कि यदि आपको कुछ दिक्कत अभी अचानक हो जाए तो क्या जो है आपके रिश्तेदार या आपके भाई बहन आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते थे। अब यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है या मैंने अच्छे से कोशिश की है, तो इसके बाद हम अब आते हैं इन्फ्लेशन पे। आखिरकार ये इन्फ्लेशन है क्या। मैंने पिछले वीडियो में भी हमसे इस पे एक चर्चा हुई है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से जो है वो एक चीज़ है वो 10,000 की है, तो बाद में जो है वो दोबारा से 11,000 की कैसे होगी, क्योंकि चीज़ वही है, सब कुछ वही है, पर वो महंगी कैसे हो रही है। आखिरकार उसके पीछे कारण है क्या। तो अब हम इस बारे में भी जो है वो जान लेते हैं। तो यदि हम बात करें इन्फ्लेशन की, हमने पहले बता दिया किसी एक चीज़ का जो है वो प्राइस में बढ़ोतरी होना, बजाय कि वो प्रोडक्ट सेम ही है। मान लीजिए आपकी पेंसिल है वो सेम ही है, पर फिर भी 1-2 साल बाद उसका प्राइस 3 रुपए से 5 रुपए हो गया। पर ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है, बस वो प्राइस में चेंजेस आए हैं, तो फिर ये क्यों आए। आखिरकार वो चीज़ महंगी हुई तो हुई, पर क्यों। तो अब इसमें बात करते हुए हम एक सबसे पहले एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने सुना होगा, जैसे हमारे दादाजी वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे टाइम पे 10 किलो जो आटा था वो 100 रुपए का था, और आज के दौरान देखा जाए तो 300 रुपए का मान लीजिए हम चलते हैं कैलकुलेशन की आसानी के लिए, कि आज के दौरान जो है 10 किलो आटा 300 का है। और हमारे दादाजी के ज़माने में मान लीजिए 2000 की बात करते हैं, 2000 में 10 किलो आटा 100 का था, और आज 2024 में 10 किलो आटा 300 का है। तो 2000 से और 2024 के बीच जो ये प्राइस में जो है बढ़ोतरी हुई, ये क्यों हुई। क्या हमारे देश में अनाज जो है ये उगना बंद हो गया, ये कमी आ गई, क्या सप्लाई एंड डिमांड का कुछ लोचा है। आइए इस बारे में भी समझेंगे, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन जो है किस तरीके से जो है उसका जो है इम्पैक्ट रहता है। जिससे हम बात करें कि कौन सा इन्फ्लेशन जो है वो सही है। लगभग जो मोस्टली इकोनॉमिस्ट जो सुझाव देते हैं वो यही कि 0 से 4% या 2 to 6% का जो इन्फ्लेशन है वो गुड इन्फ्लेशन रहता है, यानी कि इतना इन्फ्लेशन ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो फिर शायद इकोनॉमी भी जो है वो ढंग से जो है काम नहीं कर पाएगी, और इकोनॉमी जो है एक तरीके से ठप हो जाएगी यदि इन्फ्लेशन ना हो। तो यदि आप लोग महंगाई का, ये हम सभी, मैं बात कर रहा हूँ हम सभी की, कि हम सभी जो है महंगाई का रोना रोते हैं, पर अगर देश में महंगाई ही नहीं होगी तो शायद देश की इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। ये एक बहुत बड़ी बात है और शायद हम लोग ये समझना नहीं चाहते। पर यदि इकोनॉमी में ये 6% से ज़्यादा हो जाए तब दिक्कत की बात आती है। तो जैसे हमारे देश में आजकल 7 पॉइंट समथिंग चल रही है, तो डिसेंट है, अलग देशों के मुकाबले और देशों के मुकाबले डिसेंट चल रही है। तो इस चीज़ को लेके हमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना गलत है। अगर हाँ गवर्नमेंट मेंटेन करके रख रही है उसे 6% तक, 6 से 7% तक, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। पर हाँ यदि गवर्नमेंट उसे 10 से 50% तक, जिसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, यानी कि बहुत भयावह इन्फ्लेशन, यदि ये वाली इन्फ्लेशन हो जाए तो कई देश जो है उनका दिवाला निकल जाता है। और 4 to 10% जो है वो एक प्रोन जोन देखा जाता है, कि यदि किसी देश की इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4 से 10% तक है, और उससे हाइपर इन्फ्लेशन में जाने का जो चांस रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिस कारण से जो है इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो 50% तक पहुंच जाता है, कई बार कई देशों का 1 मिलियन % भी पहुंच गया है, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और जब ये होता है तो पेपर की जो वैल्यू बचती है ना, मनी इज